Hello everyone, you are most welcome my channel 3M Academy. Myself Dr. Rakhi Gupta and I have 12 plus year experience in the field of college education as economics faculty. Today we will discuss the topic of GDP which is related to COVID. Basically the topic is COVID impact of India's GDP. आज हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को, इवन इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से इफेक्ट कर रखा है। ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के आया है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इससे हमारी ग्रोथ पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। ग्रोथ जिसको कि हम जीडीपी से मापते हैं, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में जो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे वो बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका मॉनेटरी वैल्यू या उनकी जो पूरा कीमतों में जिनको हम मापते हैं वही सकल घरेलू उत्पाद होता है। उसी से हम किसी देश की ग्रोथ रेट को भी माप सकते हैं। कोविड को जानने के साथ साथ हमें जानना होगा कि पहले जीडीपी क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है, क्योंकि इम्पैक्ट को तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पहले हम नेशनल इनकम और जीडीपी को अच्छे से समझ लें, तभी हम इम्पैक्ट को समझ पाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम एक कंट्री का सर्कुलर फ्लो देखते हैं। सर्कुलर फ्लो से हमें पता चलता है कि किस तरह से मेजरमेंट नेशनल इनकम का बेटर हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमी के तीन पार्ट आते हैं। बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी हम देख सकते हैं, 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी हम देख सकते हैं एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिया है। इसमें 2 पार्ट है मेरे, एक तो हाउस होल्ड है और एक फर्म है, जो कि पहले मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी में अगर डिस्कस करती हूँ तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, साधन जो कि उत्पादन में काम आते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वैसे ही माइक्रो का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसके लिए वीडियो हम आपके लिए और भी आगे लेकर आएंगे। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं फर्म को, और फर्म इनके लिए इनको जो दे रही है, एक तो वेजेस दे रही है। वेजेस बेसिकली लेबर को दिया जाता है। रेंट है, रेंट जनरली लैंड पर दिया जाता है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैपिटल पे होता है, और प्रॉफिट जो होता है वो एंटरप्रेन्योर को मिलता है। तो कुल मिला के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फर्म इसके बदले में इनको इनका पेमेंट दे रही है इनके रिलेटेड कंटेंट्स में। अब फर्म ने क्या किया, प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन जो बना यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, ये इसने हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा दिया। हाउस होल्ड ने इसके बदले में इसको कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा। कोई भी इंसान कुछ देता है तो उसके बदले में उसको पेमेंट दिया जाता है, तो उन्होंने स्पेंडिंग दे दिया। ठीक है, तो ये सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी हो गया जिसमें इन लोगों का ही फंक्शन चल रहा है, हाउस होल्ड का और फर्म का। इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी का जो टोटल इनकम होता है C+I हो जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी आएंगी, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी आएंगे। जो गवर्नमेंट के टैक्स है हमें पता है, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो एक अलग पार्ट है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब टैक्सेस से गवर्नमेंट को अर्निंग होती है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट को अपने खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी में, दैट इज C+I + G। यहाँ पे 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ रही है, एज पैरेलल यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर भी आ रहा है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, बैंक में हम लोग सेविंग जमा कराते हैं, साथ ही वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में वो आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी की। 4 सेक्टर इकोनॉमी में Y = C+I + G तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद आ जाता है X - M। 4 सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये और इंक्लूड हो जाते हैं, यानी इकोनॉमी जो है वो हमारी ओपन हो जाती है। आज अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो 4 सेक्टर इकोनॉमी में चल रहा है, जिसमें सारी ही चीजें चल रही हैं।
ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इस तरह से हमने क्या किया, नेशनल इनकम हमने निकाल लिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मेथड्स होते हैं जो नेशनल इनकम में हम यूज करते हैं। एक तो है वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें मैंने अभी जीडीपी में जो आपको बताया था, जीडीपी में हम पूरे साल का वैल्यूएशन करके जो प्रोडक्शन निकालते हैं वो हमारा आता है वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। फिर है इनकम मेथड, अभी हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे, फैक्टर पेमेंट की, उसमें फैक्टर को जो पेमेंट दिया जाता है वो इनकम मेथड में आ जाता है। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमने पूरे साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका जो खर्चा होता है वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर। ये तीनों ही मेथड हर कंट्री में काम में लिए जाते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। इंडिया में ये दो मेथड अभी कॉमनली चल रहे हैं जिस पर हम अपना नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें हमें इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड जो है वो काम में लेना होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक हम लोग सिर्फ जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नेशनल इनकम के कंटेन में जीडीपी के अलावा और भी कंटेन है, जीएनपी भी है, जीएनआई है। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनआई होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको हम अभी आगे भी एज पैरेलल डिस्कस करेंगे। फिर जीडीपी से अगर मैं डेप्रिसिएशन निकाल देती हूँ तो एनडीपी आता है, जीएनपी से डेप्रिसिएशन निकाल देती हूँ तो एनएनपी आता है, और जीएनआई से डेप्रिसिएशन निकाल देती हूँ तो एनएनआई आता है। इसको हम आगे फर्दर स्लाइड्स में इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी जीडीपी हम लोग बार बार बोल रहे हैं, लेकिन जीडीपी बेसिकली होता क्या है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। जीडीपी बेसिकली क्या होता है कि पूरे साल में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आप देख रहे हैं डेफिनेशन में हमारा मेन कंटेन आ रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और तीसरा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमें पता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है। तो ये 3 कीवर्ड्स के उसमें हम डेफिनेशन देख सकते हैं। एक तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी जो है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा दैट इज जीडीपी, और उसमें भी जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये फॉर्मूला जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। जितनी भी क्वांटिटीज होती है उनको उनके रिलेटेड प्राइस से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करें जीएनपी की, जो कि जीडीपी के बाद ही कंटेन में आता है। पहले हमने जीडीपी निकाल लिया, अब जीएनपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए अगर हम जीडीपी में ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है जीएनपी। अब एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें मैं कह रही हूँ कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम जनरेट हो रहा है वो था हमारा जीडीपी, लेकिन कुछ हमारे जो लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, फॉरेन में जाके भी कमा रहे हैं, इवन फॉरेनर जो है वो इंडिया में आके भी कमा रहे हैं, तो इनका जो कैलकुलेशन होता है बैलेंस निकाल लेते हैं वो एनएफआईए के अंदर आ जाता है। इसको माइनस प्लस करने के बाद में जो कंटेन आता है, जैसे सपोज किसी हीरो ने, जैसे ऋतिक रोशन ने अपने दुबई में जाके कोई कैफे खोला, उसकी जो इनकम है वो जीएनपी में तो आएगी लेकिन जीडीपी में नहीं आएगी, ये बेसिक डिफरेंस है। और देखिए इसमें एक तो हमने निकाल लिया एनएफआई के थ्रू, दूसरा एक्स माइनस एम भी बोलूँ तो बात एक ही है, क्योंकि हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट में, क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या होती है हमारी अर्निंग आती है और इंपोर्ट से हमारी अर्निंग दूसरी कंट्री को चली जाती है, तो वो भी एक मेथड है। ये 2 मेथड हैं जो इसमें काम में लिए जाते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में हमारे फॉर्मूले ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। देन हम बात करते हैं एनएनपी एमपी की। बेसिकली एनएनपी एमपी होता है जब तक इसमें कुछ दिया हुआ नहीं होता है। एनएनपी एमपी निकालने के लिए हमें जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। अब आप डेप्रिसिएशन कहेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, बेसिकली कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, कोई भी मशीनरी हम परचेज करते हैं तो उसमें पूरे साल में जो मूल्यह्रास होता है, यानी उसका जो यूज वैल्यू, जैसे मैंने कोई व्हीकल खरीदा, मैंने एक्टिवा खरीदा, उसमें 40,000 का था, 5,000 का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, तो 35,000 ही मैं टोटल काउंट करूंगी, तब वो एनएनपी होगा। तो 5,000 जो हो गया उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे इसमें आपके बेसिकली जो क्वेश्चन आपका बनकर आता है एग्जाम में,
जीडीपी एमपी कम पूछा जाता है आपसे, जो एग्जाम में पूछा जाता है एनएनपी एफसी पूछा जाता है, क्योंकि एनएनपी एफसी ही जो होता है वो हमारा बेसिकली नेशनल इनकम होता है कंपैरेटिवली जब हम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखो जीडीपी एमपी में अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, एनडीपी एमपी मिल जाता है, क्योंकि ग्रॉस में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मुझे नेट वैल्यू मिली, जैसा हमने अभी देखा था। फिर अब एनडीपी एमपी में मैं एनएफआईए ऐड कर देती हूँ तो मुझे मिल जाता है एनएनपी एमपी, क्योंकि डोमेस्टिक में हम पहुंच रहे हैं नेशनल पर। डोमेस्टिक से जब भी मैं नेशनल वैल्यू पर जाऊंगी तो मुझे एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। देन एनएनपी एमपी से अगर मुझे जाना है एनएनपी एफसी पर, हाँ एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ मार्केट प्राइस की, एक फैक्टर कॉस्ट भी होता है। मार्केट प्राइस में हम पूरे साल का जितना भी प्रोडक्ट का टोटल वैल्यूएशन होता है प्राइस के साथ वो निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो है इनडायरेक्ट टैक्स को तो हम माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो कुल मिला के जब एनडीपी एमपी से अगर मुझे जाना है एनएनपी एफसी तक तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा। इसके अलावा ये दो मेथड्स भी हैं जिसके थ्रू मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अगर जीडीपी एमपी से डायरेक्ट मैं जीएनपी एमपी जाऊंगी तो एनएफआईए मुझे ऐड करना पड़ेगा, एमपी से एफसी पे जाऊंगी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे माइनस करना पड़ेगा, और जीएनपी एफसी से एनएनपी एफसी जाऊंगी तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा चार्ट है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आप इसको ले सकते हैं। आप इस अपनी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है जो कि हर लेवल पे यूजफुल है, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल। और मेरी वीडियो को लास्ट में आप एक बार कंप्लीट देखने का लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर डालिएगा। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की। इंडिया में किस तरह से मेजर होता है। इंडिया में जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1949 में हुआ था। वैसे तो दादा भाई नौरोजी ने भी इसको पहले जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे तब भी इसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में अपनी तरफ से बता दिया था। 1949 में पीसी महलनोबिस हैं जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया था और एक कमेटी भी इन्होंने गठित की थी एनआईसी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है नेशनल इनकम कमेटी। उसमें इन्होंने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में पूरी बात की थी इनिशियली। आजकल नेशनल सैंपल सर्वे आपने सुना होगा, एनएसएस जो है स्कूल कॉलेज लेवल पर भी होता है, ये इस पर वर्क करता है कि किस तरह से नेशनल इनकम हम लोग कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि मेथोडोलॉजी इंडिया में क्या यूज़ की जा रही है। मेथोडोलॉजी के लिए CSO जो है बेसिकली एक तो नेट आउटपुट रेशियो वाला मेथड लेता है और फैक्टर इनकम। मैंने अभी आपको बताया था 3 मेथड्स होते हैं, एक तो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इंडिया में ये 2 मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, एक तो आउटपुट एंड इनकम मेथड है। अब इसमें भी देखें तो इसमें आउटपुट और इनकम मेथड में भी जो आउटपुट मेथड है वो हमारा एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग यानी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर कंबाइंड में यूज़ किया जा रहा है, और जो फैक्टर इनकम वाला जो है वो आपका सर्विस सेक्टर में किया जा रहा है। एज पर पहले 13 सेक्टर थे जो नेशनल इनकम के लिए यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब हमारा 15 का ब्रेकअप हमारे सामने आ रहा है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ देन हमारे यहाँ पे जो 15 सेक्टर्स हैं इसमें एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, ये हमें पता ही है। ये सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर्स का एलॉबरेशन है। साथ ही नेशनल इनकम एस्टिमेशन में आपने देखा होगा कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, ये आपको हर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में मिलता है। कांस्टेंट प्राइस होता है बेसिकली बेस ईयर, अभी इंडिया का बेस ईयर 2011-12 काउंट किया जा रहा है, उसके बेसिस पर हम कांस्टेंट प्राइस पर निकालते हैं, और करंट प्राइस जो भी लास्ट ईयर का होता है उस बेसिस पे होता है। वैसे नेशनल इनकम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो एक इतने से उसके साथ नहीं हो सकता। आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उस हिसाब से आपके लिए आगे भी हम लोग स्लाइड्स वगैरह लेकर आएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कोविड-19 इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी, क्योंकि हमें मेन कंसर्न वो ही करना है। हम देख रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी के ग्रोथ रेट है
वो दिनों दिन कम होती चली जा रही है। लास्ट ईयर जो थी उससे अभी जो हमारी ग्रोथ रेट है 3.1% अभी नापी गई है, जो कि 19 में अगर हम बात करें तो 5.1 के अराउंड थी, यानी अभी हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई है। जबकि लिबरलाइजेशन जब हुआ था 1990 में, तब ये माना गया था कि उस टाइम ग्रोथ रेट कम थी, तो हमने बढ़ाने के लिए लिबरलाइजेशन किया था। अब देखो जो भी है, प्रधानमंत्री जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम कैसे अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाएं। उसके लिए उन्होंने नई नई चीज़ें भी हमारे सामने दी हैं जो हमें देखनी है, नए नए प्रोग्राम्स वो लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो आउटकम्स निकल कर आए हैं कोविड के, इससे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों को निकाल दिया है, क्योंकि अब इनके पास पैसा ही नहीं रहने के लिए। हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हमारा कम है, तो ऑब्वियसली सभी चीज़ों पे स्ट्रेस आएगा। फिर है सप्लाई चेन टूट गई है, क्योंकि लॉकडाउन जो 4 लॉकडाउन हुए हैं, इससे लोगों का कनेक्टिविटी टूट गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ बंद पड़ा था। फिर है गवर्नमेंट इनकम जो है, ऑब्वियसली जब जीडीपी कम है तो गवर्नमेंट की इनकम तो वैसे ही कम है। टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। इंडस्ट्री हॉस्पिटलिटी पे फर्क आया है, कंज्यूमर एक्टिविटी पे तो फर्क आया ही है, क्योंकि प्रोडक्शन जब इफेक्ट कर रहा है तो वो सभी जगह इफेक्ट करेगा। फ्यूल कंजम्पशन पे भी इफेक्ट आया है। तो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण हमारे नेशनल इनकम या ग्रोथ रेट या हम जो जीडीपी कह रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। इसके लिए जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान को अपनाना होगा। इसके लिए इन्होंने सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की है, और इसके लिए इन्होंने अपने 5 पिलर बताए हैं कि किस तरह से हम इन पिलर का सहारा लेकर के सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इकोनॉमी क्वांटम जंप नहीं हो देना है हमें, बल्कि हमें इकोनॉमी को क्वांटम जंप देना है, नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने बोला है, डेमोग्राफी भी होना चाहिए, प्लस डिमांड का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जितनी हमारी डिमांड है उसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने जो पैकेज दिया है 20 लाख करोड़ का दिया है, जो अराउंड जीडीपी का 10% है। साथ ही इन्होंने फोकस दिया है लैंड पे, लेबर पे, लिक्विडिटी पे एंड लॉस पे। ठीक है, इसके साथ ही हम देख रहे हैं उन्होंने जो मेजर जो इफेक्ट डाला है लेबर, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमई पर इन्होंने दिया है। और बोल्ड रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने अपने कुछ क्राइटेरिया लिए हैं। सिंपल एंड क्लियर लॉ होने चाहिए हर चीज़ के, रैशनल टैक्स सिस्टम होना चाहिए जो सबको समझ में आए, सप्लाई चेन रिफॉर्म्स को, और एग्रीकल्चर में भी सप्लाई चेन पूरा होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए जो हर किसी को समझ में आए, जो एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा जो ये वीडियो है इकोनॉमिक का, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, बाकी नेशनल इनकम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हर स्लाइड पे एक चैप्टर आपको बुक में मिल जाएगा। अगर आप अब मुझे इसमें कमेंट वगैरह देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बाद में भी जनरेट करेंगे। और इस वीडियो के बाद में आप इसको पूरा कंप्लीट देखने के बाद लाइक शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और आपके जो भी कमेंट होते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।